की जाने लगी थी और कहा जाने लगा था कि मार्क्सवाद का अंत हो गया, अब इतिहास का अंत हो गया है। और बहुत सारे दार्शनिक इसकी घोषणा भी कर रहे थे। ठीक उसके तुरंत बाद जब दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ तो आपको ये जान के हैरत हुई कि दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से मार्क्स का जो दास कैपिटल था वो एक महत्वपूर्ण किताब बन गई। और आज जब दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर वैश्विक महामारी लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा और मानवता चित्कार कर रही है तो मार्क्स की प्रासंगिकता और बढ़ी हुई है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का लूट, कारपोरेट हवस और पूंजी के लूट के इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि जब पूरी दुनिया बेरोजगारी के दौर संकट से गुजर रही है, जब दुनिया के अंदर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और यह वैश्विक विपदा जो है कई किस्म के भावनात्मक समस्याओं का जन्म दे रहा है और साथ ही साथ कई लोगों के भाव जगत के अंदर जब शून्यता पैदा कर रहा है, तब भी ये निर्मम पूंजीवाद जो है शोषण और उत्पीड़न की उस प्रक्रिया से बाज नहीं आ रहा है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आप ही के देश के अंदर जब लॉकडाउन में सैकड़ों लोग बेरोजगार हो रहे थे, लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो रहे थे, तो यहाँ अंबानीज की जैसे कैपिटल किस तरीके से बढ़ रही थी और अडानी की कैपिटल किस तरीके से बढ़ रही थी। और ऑक्सफैम की रिपोर्टिंग ये बताती है कि दुनिया के मैक्सिमम कैपिटल को कैपिटलाइज करने वाले 2-3% लोग रह गए हैं। तो इस दौर में जब आप देखिएगा कि मरते हुए लोग जब हॉस्पिटल के अंदर पहुंच रहे हैं तो वहाँ उनको पता चलता है कि एक बेड के लिए 25,000 30,000 रुपया देना पड़ रहा है। और साथ ही साथ कई ऐसे मध्यम घराने के लोग हैं जो हॉस्पिटल का बिल भुगता नहीं पा रहे हैं और उनके बाप की लाश या उनकी माँ की लाश जैसे हॉस्पिटल के अंदर फंसी हुई है। तो पूंजीवाद का जो स्वप्न लोक है और जिसको तथाकथित तौर पे स्वर्गलोक कहा गया था, उसका विद्रुप नग्नता जो है सो मनुष्यता के सामने है। और जब जब ये नग्नता उघड़ती है तब मार्क्स बहुत शिद्दत के साथ याद आते हैं। और ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जब हम मार्क्स का स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता पे विचार कर रहे हैं, तो हमारे ही हिंदुस्तान के अंदर वहाँ समाजवाद नहीं है, गो की एक गवर्नमेंट है और वो गवर्नमेंट जो है इसी कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर रन करती है केरला के अंदर। लेकिन जिस शानदार तरीके से केरला की गवर्नमेंट ने उससे निपटने की कोशिश की और सार्वजनिक क्षेत्रों का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, वो एक शानदार उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के आईने में कराहती हुई मनुष्यता की चित्कार जब आपके कानों तक पहुंचेगी और जब आप उसके त्राण के रास्ता को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं वो रास्ता जो है से मार्क्स के घर तक जाता है। अब वो क्लासिकल मार्क्सिज्म के सेंस में होगा कि नहीं, वो सोवियत यूनियन का रास्ता होगा कि नहीं होगा, सो मुझको मालूम नहीं है। अभी वर्तमान में नक्सलवाद की बात करें तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से कितना मेल खाती है या फिर उनसे कितना अलग है या समान है? और व्यक्तिगत तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जैसे लेनिन ने किताब लिखी थी उग्रवादी कम्युनिज्म एक बचकाना मार्च, और इसके बाद कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। कहने का गर्ज ये है कि जब आप दुखी होते हैं, त्रस्त होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो कभी कभी आपकी इच्छा जो है सो होती है कि उस पीड़ा से आपको त्राण मिले। लेकिन प्रकृति के अपने विकास के नियम और गति चक्र हैं। 9 महीना के बजाय 7 महीना में बच्चा पैदा कराने की जब आप कोशिश कीजिएगा तो वो हमेशा एबॉर्शन की तरफ जाएगा। नक्सलवाद जो है सो ये एबॉर्शन है। और नक्सलवाद के बारे में मेरी साफ और स्पष्ट समझदारी है कि बहुत ही वाजिब समस्याओं से, वाजिब प्रश्नों से उपजा हुआ एक गैर वाजिब उत्तर का नाम जैसे नक्सलवाद है। बहुत ही वाजिब प्रश्नों से उपजे हुए एक गैर वाजिब उत्तर का नाम नक्सलवाद है। इसीलिए नक्सलवाद का रास्ता जैसे मार्क्स का रास्ता है, ये कहने में मुझको जरा कठिनाई हो रही है। गो कि उसमें बहुत सारे लोग रहे हैं जो मार्क्सवादी चिंतन धारा की बात करते रहे हैं और वो अपना एस्पिरेशन जहाँ चाइना से पाते थे, उस चाइना का आज क्या हाल है सो आप देख सकते हैं। तो मार्क्सिज्म के नाम पे मैं अंधा अनुकरण का पक्षधर नहीं हूँ, मैं किसी कठमुल्लावाद का पक्षधर नहीं हूँ और मैं इस बात का भी पक्षधर नहीं हूँ कि मार्क्स जो कह के गए थे वही जैसे फुल स्टॉप लग गया है और उसके बाद उसमें कोई डायनेमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। बल्कि आज के संदर्भ में मार्क्सिज्म को सतत विस्तृत करने का और मार्क्सिज्म के टूल का इस्तेमाल करके अपने वर्तमान सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए अपने बुद्धि के इस्तेमाल की बहुत ज़रूरत है। लोगों की जनतांत्रिक आकांक्षाएं आज कुलाचे मार रही हैं, इसीलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम समाजवाद के नाम पे चाइना जैसे एक मुल्क का निर्माण करेंगे जहाँ समाजवाद के नाम पर आउट एंड आउट
डिक्टेटोरियल मिलिट्री रिजीम है और जनता का बड़े पैमाने पे रिप्रेशन है। मेरे लिए मार्क्सवाद का अर्थ है मनुष्यता के मुक्ति का सबसे बड़ा आज तक का विराट दर्शन और मनुष्य के सौंदर्य चेतना की शानदार अभिव्यक्ति, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः उदार चरितानां वसुधैव कुटुम्बकम जैसे महान और उदात्त आदर्शों की अनुगुण मैं पाता हूँ। इसीलिए वो भारत की बात करें तो भारत में भी वामपंथी विचारधारा का कितना महत्व है और आगे कहाँ तक है ये? और भारत में कितना महत्व है नहीं महत्व है ये आप उनसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यूपीए 2 की गवर्नमेंट आई थी और वामपंथियों की थोड़ी सी हैसियत थी वहाँ पे और उनके हस्तक्षेप की वजह से इस देश के अंदर मनरेगा का कानून आया, आप फूड सिक्योरिटी एक्ट आया इस देश के अंदर। आप देख सकते हैं कि इस देश के अंदर RTI के जो कानून आए वो उसी दौर में आए और जैसे शिक्षा के अधिकार कानून को भी जैसे उसी दौर में प्रस्तावित किया गया। इसीलिए आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं हिंदुस्तान की जनता को मार्क्सवाद की तरफ उन्मुख एक राजनीतिक विचारधारा की बहुत ही शिद्दत के साथ ज़रूरत है। ये अलग बात है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से, जाति की वजह से और तमाम तरह के भारतीय विसंगतियों की वजह से ये हिंदुस्तान के अंदर संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन मनुष्य को अगर अपने मुक्ति का रास्ता तलाशना है तो उसको कभी न कभी और कहीं न कहीं आना पड़ेगा यहाँ। अब ये कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में होगा कि जनता नए तरीके से संघर्ष करते हुए अपने रोज बरोज के ज़िंदगी के अनुभवों से सीखते हुए एक ऐसा रास्ता लेगी जो मार्क्स का रास्ता होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मार्क्स का नाम नहीं भी ले रहे हैं, वो जो भाषा बोल रहे हैं, चाहे वो अरुंधति राय की भाषा हो, चाहे वो मेधा पाटेकर की भाषा हो, चाहे सामाजिक चिंतन की विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोगों की भाषा हो, ये भाषा जो है सो साम्राज्यवाद विरोधी, एंटी कारपोरेट और कुल मिला के जनपक्षी भाषा है। और ये भाषा जो है से असल में मार्क्स के सिद्धांतों की नए ज़माने के हिसाब से तर्जुमानी है। आखिर सबसे बड़ी बात है कि मजबूत विचारधारा लेकिन कमज़ोर कहाँ? बात करें तो केरला छोड़ के पूरे भारत में कमज़ोर नज़र आती है, तो कहाँ कमी रहती है? और कहाँ कमी रहने पे सवाल जवाब करने के लिए बैठिएगा तो मैं ये एक लंबा विषय है और जिसकी चर्चा जो है सिर्फ इतने शॉर्ट में तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं मार्क्स के बारे में एक जगह तुलसी जयंती में मैं बोल रहा था, एक कमेंट करके अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। वो कमेंट ये है कि इस देश का जो भक्ति आंदोलन था उसने भी उत्पीड़ित मानवता की आवाज़ सुनी और जिन शूद्रों को, जिन दलितों को मंदिर तक जाने का अधिकार नहीं था, तो उस भक्ति आंदोलन ने कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजी से हरिके होई। तो तुलसी, कबीर, नानक, रविदास जैसे लोगों ने उत्पीड़ित मानवता का हाथ पकड़ा और उसको ईश्वर के दरवाजे पर ले जाके खड़ा कर दिया और कहा कि यहाँ तुम अपनी पीड़ा कह सकते हो। मार्क्स ने ये किया कि मार्क्स ने वहाँ से उनका हाथ पकड़ा और फिर उनको लेके दुनिया में आ गए। वो उन्होंने कहा कि लौकिक प्रश्नों के पारलौकिक समाधान कहाँ ढूंढ रहे हो। तुलसी उसको ईश्वर के दरवाजे पे छोड़ गए थे और मार्क्स ने उसको ईश्वर के दरवाजे से पकड़ के फिर से दुनिया में ला के छोड़ा है। और जहाँ तक कमज़ोर और मजबूत होने का सवाल है तो जिस तरीके से धार्मिक उन्माद, कैरियरिज्म और जैसे वो मल्टीमीडिया चैनल्स के ज़रिए से लोगों के माइंड वॉश का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें तात्कालिक तौर पे हम कमज़ोर लग सकते हैं। हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ढिलाई भी कम्युनिस्ट पार्टियों की हो। मुझको दुष्यंत याद आ रहे हैं, परिंदे पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं, आप ही कमज़ोर पड़ गए, आपके ख्वाब तो सोले हुए हैं। तो कम्युनिस्ट आइडिया के विचार जो हैं वो हिंदुस्तान के स्कूल कॉलेजों को अनुप्राणित कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाइब्रेंट हैं। शायद कम्युनिस्ट पार्टियां इस वाइब्रेशन को सुन पाने में और पकड़ पाने में वो नाकाफ़ी रही हैं। शायद इस बूढ़े नेतृत्व से मुक्ति पाके कम्युनिस्ट पार्टियां जो है वो इतिहास का रास्ता ले सकें और दूसरी तरह की जनता की जो वामपंथी ताकतों के अलावा जो जनतांत्रिक ताकतें हैं उनके साथ व्यापक मोर्चेबंदी के जरिए से एक नए पॉलिटिकल अलायंस की ज़रूरत है, एक नए पॉलिटिकल अलायंस की ज़रूरत है जो शायद इस देश के जनता के समस्याओं का जवाब दे सके। कोरोना और वैश्विक महामारी शायद जनता के अनुभवों को समृद्ध करेगा और नए सिरे से मार्क्स की प्रासंगिकता को जो है से उद्घोषित करेगा। और मार्क्स जैसे प्रासंगिक थे, प्रासंगिक हैं और आगे भी प्रासंगिक रहेंगे, ठीक उन्हीं शब्दों में नहीं जिन शब्दों में मार्क्स अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि ये एक परंपरा है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कंटिन्यूटी में जारी रहता है और उसको कई लोग कंट्रीब्यूट करते चलते हैं।